गॉल ब्लैडर सर्जरी अब एक बहुत ही कॉमन सर्जरी हुई है, स्पेशली फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हम भी प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग में सर्जरी हो जाए और इवनिंग में पेशेंट घर चला जाता है। कोई भी ड्रग जो है अगर किसी क्वांटिटी से ज़्यादा ले जाए इट कैन बिकम पॉइजन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही कॉमन यूज़ है पीपीआईज, जिनमें पेंटोपेराजोल, ओमेप्राजोल, एस्टोमेप्राजोल, रैबिप्राजोल। जब लोग एक दूसरे से सुनते हैं कि मैं पहले पेंटोप्राजोल खा रहा था लेकिन अब मैंने स्विच ओवर किया किसी और प्राजोल पे, तो अब मुझे फ़र्क हो गया, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। हमारे बुज़ुर्गों में देखेंगे उनकी हड्डियाँ आजकल के जवानों से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उनने इन चीज़ों का किया ही नहीं है यूज़। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बोन्स बहुत ही जो है वीक हो गई है। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेके आते हैं बेस्ट ऑफ द हेल्थ इन्फॉर्मेशन, जो कि आपको मदद करती है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सोहेल, जो कि एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है। सो डॉक्टर सोहेल, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर सोहेल से हम ढेर सारी बातें साझा करेंगे आज डाइजेस्टिव हेल्थ और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी से रिलेटेड। तो डॉक्टर सोहेल, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सर्जन के पास कब जाना चाहिए और एक आम आदमी को क्या ऐसे सिम्टम्स देख करके एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सर्जन को अप्रोच करना चाहिए। देखिए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट सर्जन जो है मेनली उन बीमारियों का इलाज करता है जिनको मेडिकली हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, और बात तब तक पहुंचती है कि जब उनमें सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। बट उसके अलावा भी हम मेडिकली भी कुछ पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपने फिजिशियन को दिखा दिया है और उसने आपको जो है गैस्ट्रो के पास रेफ़र किया है, तो यू कैन गो टू बोथ। या तो आप मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट आने का फ़ायदा ये है कि अगर हमें लगता है कि ऐसे पेशेंट में सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो फिर पेशेंट को जो है फिर से स्विच करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो यू कैन कम डायरेक्टली टू ए गैस्ट्रो सर्जन। वो आपको उसी टाइम बताएगा कि इस कंडीशन में ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है। और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट है, या तो वो खुद से ही दवाई दे देगा या आपको रेफ़र कर देगा किसी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, या अगर इन केस एंडोस्कोपी की ज़रूरत है या कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत है या इंटरवेंशनल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ज़रूरत है, तो वो आपको रेफ़र कर सकता है मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। और इनकेस अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो आप जो है राइट डायरेक्शन, राइट पर्सन के पास ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जी। अब ठहरा है कि क्या सिम्टम्स आ सकते हैं जो आपको सीक करना पड़ेगा एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास। तो बेसिकली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ है, इसमें कई सारे सिम्टम्स हैं और एक सिम्टम जो है एक बीमारी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। मोस्ट कॉमन जो है वो रहता है पेट में दर्द, पेन एब्डोमेन आ गया। अब पेन एब्डोमेन किस तरीके का है, कब से पेशेंट को है, उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है। जैसे किसी को उल्टी है, या कोई बोलता है कि उल्टी करने का मन है, या किसी को जो है भूख नहीं लग रही है, या हाजमे की प्रॉब्लम है कि वो कहता है कि मैं खाता हूँ लेकिन पचता नहीं है। ये बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम ऑफ जो है सिम्टम्स हैं या साइंस हैं। या पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है, ठीक है। अब जॉन्डिस जो है मेडिकल जॉन्डिस भी हो सकता है और सर्जिकल जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनमें आपको उस टाइम पे एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, और अगर सर्जिकल रिक्वायरमेंट है तो एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाने की उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज के एरा में कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है, कंप्लेंट्स है, जो कि लेकर के पेशेंट ज़्यादातर आपके पास आते हैं? मैक्सिमम टाइम तो हमारे पास यूजुअली एज सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेशेंट रेफ़र होके ही आते हैं। वो ऑलरेडी जो है जनरल फिजिशियन या जनरल सर्जन को दिखा के आ जाते हैं, या कोई जो है ऐसे जनरल प्रैक्टिशनर को दिखा के आते हैं जिनने इवेलुएट किया होता है, और उनको जब लगता है कि इस पेशेंट को सर्जिकल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो हमारे पास रेफ़र आते हैं। बट स्टिल 10 to 20% जो पेशेंट्स है, क्योंकि आजकल जो है नेट पे इतना ज़्यादा लिटरेचर है, नेट पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो कुछ लोग डायरेक्टली हमारे पास आते हैं कि हमने ऐसे ऐसे सिम्टम्स पढ़े हैं, तो कहीं हमें सर्जरी की ज़रूरत, या हमारी कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो है सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, हम उसके लिए आपके पास जो है ओपिनियन के लिए आए हैं। जी डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे कॉमन टेस्ट या रेगुलर चेकअप्स रहते हैं जो कि एक आम आदमी को साल भर में कराने चाहिए, किस फ्रीक्वेंसी में कराने चाहिए जिससे वो अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को ट्रैक कर सके? एब्सोल्युटली, ये सब जो है डिपेंड करता है एक पेशेंट का एज प्रोफाइल क्या है। यूजुअली जो है हम हर एक उस इंसान को एडवाइस करते हैं जब मोर देन 40 क्रॉस किया, क्योंकि मोर देन 40 जो है बहुत ज़्यादा डिजीज़ के जो है इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं। तो उस मोर देन 40 के बाद में, पहले 50s में था, अब ये 40s में आया है कि आप जो है अपना हेल्थ चेकअप्स एट द एज ऑफ 40 ईयर्स स्टार्ट कर दीजिए, और एटलीस्ट जो है साल में 1 या 2 बार आप अपने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, जिसमें हीमोग्लोबिन आता है, जिसमें आपका लिवर फंक्शन टेस्ट आते हैं, किडनी फंक्शन, ब्लड शुगर्स, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि इनसे जुड़ी बहुत सारी बीमारियां जो हैं एक तो अभी प्रेवलेंट है, और दूसरा लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी ये सारे डिजीज़ का जो अब इंसिडेंस है वो लोअर एज ग्रुप्स में पाया जा रहा है। जो पहले हम देखते थे कि 50-60s में ये डिजीज़ है, अब वो यंगर जनरेशन में भी वो डिजीज़ आना शुरू हो गई है। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले से ही अपना हेल्थ चेकअप स्टार्ट कर लीजिए, ताकि आप इस डिजीज़ को अर्ली से अर्ली फेज़ में डिटेक्ट करें और अर्लीस्ट इसका ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं है कि दवाई हो, ट्रीटमेंट जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और चेंजेस में से भी आपको जो है ये डिजीज़ क्योर हो सकती है, और इसके जो डेलेटेरियस इफ़ेक्ट्स होते हैं हेल्थ पे, उसको आप पहले ही रोक सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने टेस्ट की बात की, कितनी फ्रीक्वेंसी में ये हमें टेस्ट कराना चाहिए? जैसे 3 महीने बाद, 6 महीने बाद? नॉर्मली हम अगर पेशेंट को कोई ये नहीं है, प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम साल में 1 या 6 महीने में एक बार उनको एडवाइस करते हैं कि देखने के लिए कि एक बेसलाइन, मान लीजिए मेरे पास पेशेंट आ गया तो हमने उनका बेसलाइन एक प्रोफाइल कर लिया, और उसमें अगर हमें लगा कि ये जो है मीडियम रिस्क या हाई रिस्क है किसी भी डिजीज़ को लेने के लिए, तो उसको हम जो है थोड़ा जल्दी हम बोलते हैं कि आप 6 मंथ्स के बाद रिपीट टेस्ट कीजिए, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। तो बेसिकली हमारे पास एक बेसलाइन है, और उसके बाद में फॉलो अप टेस्ट होते रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है और जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने बेसलाइन में किए हैं, तो उनके साथ उनको कोरिलेट कर लेते हैं हम। जी डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ कि आजकल के यूथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। खासकर कोविड की बात करूँ तो कोविड के बाद ये जो काउंट है एसिडिक रिफ्लक्स की कंप्लेंट का, ब्लोटिंग की कंप्लेंट का, ये बहुत बढ़ते जा रहा है, खासकर हमारे युवाओं में। तो क्या रीज़न है इसका? कोविड टाइम में और उसके बाद में जो भी चेंजेस आ गई, ग्लोबली चेंजेस आ गई, वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम आ गया, और बच्चों में जो है घर से ही पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी, और खाने में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। घर बैठे बैठे ऑर्डर करा लिया, घर बैठे बैठे बाकी सारे जो है खाना जो भी हम बाहर से मंगाए या घर में पका के खा लिया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है बॉडी में आना शुरू हो गई है, और उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो गए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम जो कि जो भी हम खाते हैं वो सारा जीआई सिस्टम में ही जाता है, तो फर्स्ट इफ़ेक्ट्स जो है उसी में आना शुरू हो गई कि आपने कितना फूड इनटेक लिया, उसको यूज़ किया कि नहीं किया, उसकी वजह से जो है एसिडिटी प्रॉब्लम्स, और आप पूरा दिन जो है इंटरनेट पे ही बैठे रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस बढ़ना शुरू हो गया। स्ट्रेस की वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इतना ज़्यादा काफ़ी जो है इस एज ग्रुप में पाया गया, और उसके बाद में ओबेसिटी की वेट बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, बाहर गए नहीं लोग, और वर्क फ्रॉम होम भी वही हो रहा है, बच्चे भी घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से जो है मेरे ख्याल से ये 2-4 जो डिजीज़ है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिली आफ्टर कोविड, जब रिज्यूम हो गया फिर से हेल्थ केयर। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे। एक सबसे चीफ कंप्लेंट जो आजकल के लोग करते हैं वो है फैटी लिवर। फैटी लिवर के क्या कॉजेज़ हैं, किस कारण से फैटी लिवर होता है, और कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है? हाँ, फैटी लिवर जो बेसिकली है ये डिपोजिशन होता है फ़ैट का। जितना भी हम एक्सेस फ़ैट बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो हम जो डायरेक्ट फूड फैट फूड इनटेक कर लेते हैं, या हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं
जितना हमारे रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है। जैसे कोविड में हमने इतना सारा खाना खा लिया लेकिन उसको जो है हमने यूटिलाइज़ किया नहीं, तो जो वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, शुगर पार्ट, वो कन्वर्ट होता है बॉडी में इनटू फैट, और उस फैट को जब हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, एनर्जी जो सोर्स होता है वो शुगर्स और फैट ही है बॉडी में। तो अगर हमने उसको उतना यूज़ नहीं किया जितना हमने उसको इनटेक किया है, तो वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो जाता है। तो मैक्सिमम जो है ये डिपॉजिट हो जाता है, फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं लीवर में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, किडनीज़ में। ये सब इनमें जब डिपॉजिशन हो जाती है उसकी वजह से जो है फैटी लिवर हो जाता है पेशेंट्स में। जी डॉक्टर साहब। तो अब इसमें क्या है कि कुछ लोग पहले ही अगर डायबिटिक है तो वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, या कुछ लोग पहले ही ओवरवेट हैं और उसके बाद में वो ओवर ईटिंग करते हैं, ये आपका कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स रहते हैं उनका ज़्यादा सेवन यूज़ करते हैं, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है। तो लिवर सिरोसिस की बात करूँ डॉक्टर साहब, क्या सर्जिकल इंटरवेंशन ही सोल्यूशन रहता है कि जैसे आजकल लिवर रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत प्रोमिनेंट हो रही हैं, तो क्या वही एक सोल्यूशन रहता है, और किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लिवर ट्रांसप्लांट का हमारे यहाँ पर अवेलेबल है? बेसिकली जब एक पेशेंट में लिवर सिरोसिस आ गया है, फिर हम उसको ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में हम जो है उसको 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ए, बी और सी, डिपेंडिंग अपॉन सम पैरामीटर्स, वो हम कैलकुलेट करते हैं। कुछ बायोकेमिकल पैरामीटर्स है जो हम टेस्ट से करते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से आएगा कि अंदर पानी जमा हुआ है नहीं जमा हुआ है, और पेशेंट का जो है ऐसे हम चेकअप करते हैं। तो उससे हम जो है ग्रेड ए, बी, सी में करते हैं। जो ग्रेड ए सिरोसिस होता है उसको यूजुअली हम मेडिकल मैनेजमेंट पे ही डालते हैं, और उनके जो भी कॉजेटिव एजेंट है किस वजह से सिरोसिस हुआ है, क्योंकि सिरोसिस के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। फैटी लिवर एक कॉज है, ठीक है, ऐसे ही हेपेटाइटिस बी किसी को हुआ है, हेपेटाइटिस सी किसी को हुआ है, वो वायरल कॉजेज़ है, ऐसे ही मेटाबॉलिक कॉजेज़ है, ठीक है। तो बेसिकली कॉज क्या है, जैसे और मोस्ट कॉमन जो है वो अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस है। तो कॉज क्या है, उस कॉज का कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट है कि नहीं है, और क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, वो सब हम जो है पेशेंट को समझा देते हैं, और जो जो उसके इफ़ेक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं तो उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, वो ग्रेड ए में हम करते हैं। ग्रेड सी में यूजुअली जो है पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट ही ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 70% ऑफ लिवर इज़ डैमेज्ड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, बिकॉज वंस लिवर गेट डैमेज इट कैन नॉट बी रिकवर्ड बैक। ग्रेड जो बी है वो बॉर्डर लाइन है, उसमें आपको देखना है कि इनके जो है पैरामीटर्स रिवर्सिबल है कि नहीं है। अगर दवाई की वजह से रिवर्सिबल है तो यू कैन चेंज दैट बी इनटू ए विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल, विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन। बट अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें रिवर्सिबल नहीं है तो कुछ बी में हम उनको पहले ही बोलते हैं, क्योंकि अगर हम अर्ली स्टेज पे ही लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे तो उनमें रिजल्ट्स भी काफ़ी बेटर रहते हैं, क्योंकि पेशेंट का जो ओवरऑल उस टाइम पे फिजिकल कंडीशन है वो इतनी बड़ी सर्जरी को झेलने के लिए ठीक रहता है। जी डॉक्टर साहब, लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में और बात करना चाहूँगा और जानकारी लेना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से लिवर ट्रांसप्लांट का लाइफ साइकिल प्रोसीड होता है, कैसे पेशेंट को वो पूरा लाइफस्टाइल क्या रहता है, कि लेवल 1 डायग्नोसिस क्या रहता है, और एक डोनर और एक ट्रांसप्लांट जिसको लेना होता है उसके लिए क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, जब भी किसी पेशेंट को हम लेबल करते हैं ग्रेड सी सिरोसिस, तो उसमें हम उनको बताते हैं कि, और वो देखते हैं कि ये फ़िट है सर्जरी के लिए कि नहीं फ़िट है, और उसके बाद में और कोई कोमॉर्बिडिटीज़, कोई और डिजीज़ ऐसी तो नहीं है जिससे इनकी सर्जरी जो है ज़्यादा हाई रिस्क बन जाए। तो अगर हमें लगता है कि ये पेशेंट जो है फ़िट है फॉर लिवर ट्रांसप्लांट, तो हम उनको काउंसिल कर देते हैं। उसके बाद में अब हमें देखना है कि आपका सेटअप जो है वो कितना रेडी है लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए, आपका आईसीयू बैकअप कितना है, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट जो है सिर्फ एक सर्जरी नहीं है, उसके साथ में प्री ऑपरेटिव जो आपको बैकअप चाहिए, आईसीयू बैकअप चाहिए पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या डोनर को इवैल्यूएट करने के लिए। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको डील करने की जो है हॉस्पिटल में सलाहियत है नहीं है,
तो ये सारा सेटअप जब रेडी होता है तभी जाके उस सेंटर में लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, कि पेशेंट का कोई रिलेटिव है जो अपने लिवर में से कोई अपना पार्ट जो है पेशेंट को डोनेट करता है। ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ जो लिवर है वो डोनेट करता है। तो डोनर के लिए 40% जो है दैट इज़ सफिशेंट टू कैरी हिज नॉर्मल रूटीन लाइफ। और जो बाकी का 60% है वो अगर एडल्ट है, अगर स्मॉल बेबी है, क्योंकि उनमें भी जो है कई सारे इंडिकेशन है लिवर ट्रांसप्लांट के, तो उनमें एक पार्ट ऑफ मान लीजिए 20% ऑफ जो है एडल्ट लिवर काट के बच्चों में लगाया जा सकता है। जी। और डोनर को इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डोनर जो है हेल्दी डोनर है, उसके लिए जो ये सर्जरी है ये एक नॉर्मल सर्जरी नहीं है, उसके लिए एक एबनॉर्मल सर्जरी है, क्योंकि वो उसका लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें तभी उसका लिवर निकालना है। तो बेसिकली हम डोनर को पेशेंट मानते नहीं हैं, ही इज़ ए हेल्दी एडल्ट डोनर। तो हमें फुल्ली एवेल्युएट करना है कि ये जो डोनर है ये वाकई हेल्दी है, कहीं पोस्ट ऑप में इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जो इसको लिवर देने की वजह से हो जाए, या कोई और ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये इस सर्जरी के लिए फिट नहीं है। तो डोनर एवेल्युएशन इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली जो डोनर्स हैं वो 18 to 55 ईयर्स ऑफ एज हम यहाँ पे लेते हैं। ये तो बात की आपने एक लाइव डोनर के बारे में, तो आफ्टर लाइफ भी अगर जो लोग अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहें उनके लिए क्या प्रोसीजर रहता है? ये एक होता है लाइव डोनर, दूसरा होता है डिसीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। उसमें बेसिकली जो है ब्रेन डेड होते हैं, जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में डेथ्स हो जाती हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि उनका लिवर स्टेटस क्या है, उनमें इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। यूजुअली हम जो है यहाँ पे हार्ट बीटिंग डोनर से लेते हैं कि अभी उनका हार्ट चल रहा होता है, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे होते हैं, उनके जो बाकी पैरामीटर्स हैं वो सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन उनका ब्रेन डेड हो गया है। मतलब फिर उनके रिलेटिव से हम जो है डिस्कशंस करते हैं कि अभी आपका जो पेशेंट है, तो अगर आप चाहते हैं तो हम उनके ऑर्गन्स जो है जो लिस्ट में उस टाइम पे पेशेंट्स होते हैं और उनका जो ब्लड ग्रुप मैच कर रहा होता है, तो उनके साथ में हम उनसे काउंसलिंग करते हैं। और कभी कभी ऑलरेडी जो है लोगों ने डोनेशन की विल पहले ही बनाई होती है, तो उस टाइम पे अगर, क्योंकि एक वो ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई हुई होती है, उनका नाम पहले ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिया हुआ होता है कि ये जो है ये वॉलंटरी डोनर है, इसने अपनी लाइफ में ही ये विल बनाई होती है कि अगर मेरी ऐसे अचानक मौत हो जाए और मेरे ऑर्गन्स प्रिजर्व हो तो आई वुड लाइक टू डोनेट। जी डॉक्टर साहब। तो उस टाइम पे जो है एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान जब हम उन पे ब्रेन डेड पेशेंट्स को इवेलुएट करते हैं और हम देखते हैं कि उनका लिवर पैरामीटर्स जो हैं वो नॉर्मल है, तो हम उस टाइम पे उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो लिवर प्रोक्योर करते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं उस हॉस्पिटल को जो उस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है। जी। क्योंकि ये जोनल लिवर ट्रांसप्लांट कमिटीज़ होती हैं, उनके एक स्पेसिफिक जो है लिस्ट बनाई होती है अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप्स। मान लीजिए हमारे पास अभी ब्रेन डेड डोनर है, वो ए पॉजिटिव का है, तो उस हॉस्पिटल को फ़ोन चला जाएगा या कम्युनिकेशन मेल के ज़रिए चली जाएगी कि हमारे पास इस ग्रुप का डोनर है, तो अगर आपकी लिस्ट में कोई ए पॉजिटिव का कोई रिसिपिएंट है तो हम यहाँ से जो है ये प्रोक्योर्ड लिवर आपके हॉस्पिटल्स भेज सकते हैं। अगर उस हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट लाइन में जो भी लिस्ट बनी होती है तो उनको कोऑर्डिनेशन के थ्रू पता चल जाता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा लिवर से जुड़ी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जॉइंडिस के बारे में। जॉइंडिस के शुरुआती लक्षण क्या है? कैसे एक आम आदमी को पता चल सकता है कि उसे जॉइंडिस जैसी बीमारी हो रही है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये होता क्यों है? देखिए, जॉन्डिस जो है बेसिकली एक साइन है। जॉन्डिस होता है कि आपको येलोनेस शुरू हो गई है बॉडी में। सबसे पहले जो है पेशेंट को यूजुअली लगता है कि मेरा यूरिन जो है हाई कलर का हो गया है, और उसके बाद में वो यूजुअली नोटिस करता है जब मिरर के सामने कि मेरी आइज़ में येलोनेस आ गई है। जी।
तो धीरे धीरे अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो जॉन्डिस जो है उसको लगता है कि अब बॉडी के बाकी हिस्सों में भी आ गया है। तो उसी टाइम पे जो है पेशेंट को अपना एक लिवर फंक्शन टेस्ट कराने चाहिए। तो अब जॉन्डिस के जो है बेसिकली बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं। तो इसमें मेडिकल कॉजेज़ भी हैं और सर्जिकल कॉजेज़ भी हैं। मेडिकल कॉजेज़ में जैसे हम मान लीजिए कि हेपेटाइटिस है, जी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, वायरल हेपेटाइटिस जो है, या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है। जी और सर्जिकल कॉजेज़ में हम देखेंगे सबसे कॉमन जो है वो रहता है स्टोन्स। जी गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उसमें से कोई एक स्टोन स्लिप हो गई, नीचे ब्लॉकेज कर दी डक्ट को, तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। जी या स्टोन स्लिप होकर निकल भी गई है, उसने पैनक्रेटाइटिस किया है, पैनक्रियाज में सूजन हो गई, तब भी पेशेंट को लगेगा कि मेरी आइज़ में येलोनेस आना या यूरिन हाई कलर्ड आना शुरू हो गया है। जी और नेक्स्ट लेवल पे जो है हमारे पास कैंसर्स हैं, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर्स हैं जो जॉन्डिस दे सकते हैं, गॉल ब्लैडर कैंसर्स हैं, लिवर कैंसर्स हैं, बाइल डक्ट कैंसर्स हैं, जो एज ए जॉन्डिस जो है प्रेजेंट कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की स्टोन्स के बारे में। स्टोन्स के कारण भी जॉइंटस होता है। हमारे नॉर्थ इंडिया को मैंने कहीं पढ़ा कि स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एब्सोल्युटली। क्या रीज़न है ये स्टोन फॉर्मेशन का हमारे जीआई ट्रैक्ट में? कहाँ कहाँ पर स्टोन्स होते हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, स्टोन जो है मोस्ट कॉमनली बनते हैं किडनीज़ में और गॉल ब्लैडर्स में, बाइल डक्ट्स में, पैनक्रेटिक डक्ट्स में स्टोन बन सकते हैं। तो ये गॉल ब्लैडर जो स्टोन्स हैं जी जिसके हम स्पेशलाइजेशन करते हैं, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस और प्रेवलेंस है। मोस्ट प्रोबेबली या तो डाइटरी फैक्टर्स की वजह से है, या सॉइल में ऐसे एलिमेंट्स की कमी है, या एक्सेस है, जिसकी वजह से जो भी हम वेजिटेबल्स फिर या फ्रूट्स ग्रो करते हैं उसके जो है डेलेटेरियस इफेक्ट्स की वजह से स्टोन डिजीज़ वेरी कॉमन इन स्पेशली इन द नॉर्दर्न हिमालयन बेल्ट जो है, जी और जिसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी बहुत ही जो है हायर नंबर्स में पाया जाता है स्टोन डिजीज़। जी डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या रहते हैं एक पेशेंट को जो देखने से पता चल जाए कि कहीं उसे स्टोन की प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो क्या टेस्ट जाके करवाए? बेसिकली देखिए, स्टोन का जो है मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो पेन ही रहता है। लेकिन अगर स्टोन बिल्डिंग होना शुरू हो गया है तो उस टाइम पे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के मुझे गैस हो रही है, या वो कह रहे हैं कि खाना खाने के बाद स्पेशली फैटी फूड के बाद जो है भारीपन लग रहा है, अच्छे से पेट जो है खाना हजम नहीं हो रहा है। जी और इन केस अगर वो स्टोन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन जो है, स्टोन जो है डक्ट में फंस गई है, या स्टोन गॉल ब्लैडर के नेक में फंस गई है, उसकी वजह से सीवियर पेन एब्डोमेन एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग्स हो सकते हैं। और अगर लोअर डाउन जो है स्टोन चली जाए तो जॉन्डिस पेशेंट हमारे पास आ सकता है। और वन ऑफ है तो वैसे रेयर, बट वन ऑफ द रेयर कॉजेज ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर्स जो है वो स्टोन है। जी डॉक्टर साहब क्या सर्जिकल इंटरवेंशन ही ऑप्शन रहती है गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए, या कुछ मेडिसिन से भी इसको क्योर किया जा सकता है? आ, अभी तक के जो है रिसेंट लिटरेचर में गॉल ब्लैडर स्टोन्स का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ही है। दो बहुत सारे जो है मेडिकल लिटरेचर में आया हुआ है कि हम कुछ मेडिसिन से स्टोन्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं, बट उसमें बहुत ही जो है स्पेसिफिक उन्होंने लिखा है कि ये एज ग्रुप होना चाहिए, इस टाइप की स्टोन होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टोन्स भी बहुत तरीके के होते हैं। तो उसमें फिर जो है कुछ वो दवाइयाँ प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसमें भी फिर जो है लिटरेचर ये भी देखता है कि जब हमने प्रेस्क्राइब टाइम के लिए वो दवाइयाँ दी और फिर वो दवाइयाँ बंद की, तो उनमें रिकरेंस ऑफ स्टोन्स के चांसेस भी बहुत ही हाई है। तो अभी जो है इन द करंट सिनेरियो सर्जरी इज़ द ओनली feasible treatment for gall bladder stones। जी डॉक्टर साहब आपने बात की गॉल ब्लैडर सर्जरी की। क्या गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद भी पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, और किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए नियर फ्यूचर? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही जो है फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, स्पेशली फीमेल्स, कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद जो है क्या मैं नॉर्मल अपना डे टू डे काम कर सकती हूँ, खाना जो नॉर्मल खाते जो थे, वो नॉर्मल खा सकते डाइजेशन हैं। प्रोसेस है वो सेम रहेगा। और एक और जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है कि क्या गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद
प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गॉल ब्लैडर सर्जरी अब एक बहुत ही कॉमन सर्जरी हुई है, स्पेशली फ्रॉम द इमरजेंस ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। उसके बाद में जो है पेशेंट इतना कंफर्टेबली जो है अब बहुत सारे जो है देशों में, इवन हमारे जो है स्टेट में भी हम भी प्रेफर करते हैं कि मॉर्निंग में सर्जरी हो जाए और इवनिंग में पेशेंट घर चला जाता है। बहुत ही जो है सेफ सर्जरी है ये। और इसके बाद में रेयरली जो है कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स फेस होती है एक पेशेंट में, और प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इश्यूज इसके बाद नहीं रहते। जी डॉक्टर साहब आपने बोला कि मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है आज की डेट में। एक और बहुत कॉमन सर्जरी है अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है और क्यों अपेंडिक्स सर्जरी इतनी कॉमन होती जा रही है हमारे देश में? बेसिकली जो है अपेंडिक्स को हम इतने सालों से जो है अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब है कि इसका बॉडी में कोई फंक्शन है नहीं। अगर हम बाकी सारे लिटरेचर्स देखेंगे, बहुत सारे एनिमल्स में अब अपेंडिक्स जो है नहीं पाया जाता है, बट आजकल के भी ह्यूमन में अपेंडिक्स स्टिल परसिस्ट। दैट मीन्स गॉड हैज़ मेड इट सम फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा जो शायद मेडिकल साइंस अभी तक उसको जो है ये नहीं कर पाया है। और अपेंडिक्स का जो सर्जरी है बहुत ही कॉमन सर्जरी है, स्पेशली अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाए जिसे हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। वो चाहे एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो तो इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ती है, और अगर क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस है तो आप जो है उसको डिलेड सर्जरी करवा सकते हैं। और मोस्ट कॉमन जो है नेक्स्ट टू आई थिंक गॉल ब्लैडर जो है अपेंडिक्स ही है जो सर्जन्स का शिकार हो जाता है। जी डॉक्टर साहब सिम्टम्स क्या रहते हैं अपेंडिसाइटिस के? अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स अगेन वही है, पेन एब्डोमेन है, सीवियर पेन एब्डोमेन जो यूजुअली स्टार्ट होती है इन मिड एब्डोमेन और देन शिफ्ट्स टू द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। और इसका डायग्नोसिस भी क्या अल्ट्रासाउंड ही रहता है? अल्ट्रासाउंड फर्स्ट डायग्नोसिस तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, क्योंकि इसमें हम स्कोरिंग करते हैं। तो उस स्कोरिंग के हिसाब से अगर हमें लगता है कि सस्पिशन है अपेंडिसाइटिस का, तो उसके बाद में हम जो है अल्ट्रासाउंड ही प्रेफर्ड मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन केस अगर अल्ट्रासाउंड में जो है डायग्नोज नहीं हो रहा है और आप क्लिनिकली बहुत सस्पिशस है अपेंडिसाइटिस के, तो यू कैन गो फॉर ए सीटी और यू कैन गो फॉर ए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी। डॉक्टर साहब ये तो बात रही अपेंडिक्स की। एक और बहुत ही प्रोमिनेंट इशू जो आजकल हमें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिलता है वो है गर्ड क्या बीमारी है, क्यों होती है और क्या इसका इलाज है? देखिए, गर्ड जो है बेसिकली रिफ्लक्स डिजीज़ है। रिफ्लक्स मीन्स कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स इन स्टमक है जी म्यादे में, वो आपके फूड पाइप में चले जाते हैं, यूजुअली जो एसिडिक मीडियम है। तो इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। जी बहुत ही कॉमन है और एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपके फूड हैबिट्स कैसे हैं, और आपका जो है जो लास्ट मील ऑफ द डे है उसके और आपकी स्लीप के बीच में कितना फासला है, कितना टाइम ड्यूरेशन है, ये सारा जो है उसी पे डिपेंड करता है। जी डॉक्टर आजकल के फूड हैबिट्स में हम देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है जो फास्ट फूड का। फास्ट फूड जो है यूजुअली हम देख रहे हैं कि रीयूज्ड फूड हो रहा है, या इतने सारे जो है उसमें स्पाइसेस डाले जाते हैं। और सेकंड थिंग जो है कि कितना यूज जो है हम इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स जो है बहुत ही कॉमन हो गया है। सेकेंडली जो रहता है कि जो बेसिकली एक स्फिंक्टर रहता है, एक वेल्व रहता है हमारी फूड पाइप और स्टमक के जो है इनलेट पे। जी डॉक्टर साहब तो वो कहीं विद एज या विद सम सर्टन फैक्टर्स जो है उसका जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसका फंक्शन है कि वो कब क्लोज़ होगा, कब खुलेगा, तो उसकी वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम होती है। और तीसरी इसमें जो है जिसको हम आपने बहुत सारे लोगों के एंडोस्कोपीज में देखा होगा कि हाइएटस हर्निया हो गया है।
हाइएटस हर्निया बेसिकली क्या होता है कि जो ये वैल्यू होता है ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से हट के थोड़ा सा ऊपर चला जाता है इनटू द थोरैक्स चेस्ट कैविटी में। उसकी वजह से जो उसके प्रेशर डिफरेंसेस है, प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से वो नॉर्मल उसकी जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं करती है। और कभी कभी बहुत पेशेंट्स में देखा गया है कि मेजर पार्ट ऑफ जो स्टमक है दैट हैज़ गॉन इनटू द चेस्ट, इसको भी हम हाइएटस हर्निया बोलते हैं। तो वो विद एज जो है उसकी इंसिडेंस बढ़ जाती है, या विद अगर किसी इंसान का वेट एक्सेसिवली बढ़ना शुरू हो गया है, ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, तो उनमें भी जो है हाइएटस हर्निया और GERD की इंसिडेंस बढ़ना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या ये रिवर्सिबल है कम्प्लीटली थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, या एक पेशेंट को इसी के साथ जीना पड़ता है पूरे जीवन? नहीं, अगर जो है अर्ली स्टेजेस में हमने GERD को डिटेक्ट कर लिया है और जो एसिड रिफ्लक्स या अल्कलाइन रिफ्लक्स की वजह से जो लाइनिंग होती है जो है फूड पाइप की, इसोफेगस की, वो अभी तक डैमेज नहीं हुई है या इनिशियल डैमेजेस हैं, वो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या मेडिकल मैनेजमेंट से उसको आप जो है ठीक कर सकते हैं। बट अगर हाइएटस हर्निया का ग्रेड जो है बढ़ गया है तो उसको सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई GERD की। आपने GERD पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इम्पैक्ट कर रहा है इस सबको, खासकर जिस तरह हम खा रहे हैं, जिस तरह सो रहे हैं। सोने का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ में? देखिए, नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी फिजिकल एनर्जी को रिगेन करने के लिए। तो 6 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप रात में जो है 6 से 8 घंटे आराम से सो जाएं और बिना किसी फ़िक्र के सो जाएं। अर्ली फिर आप उठ के अपना रूटीन एक्सरसाइजेस वगैरह कर लें, और सोने से कम 2 घंटे पहले आपका जो है लास्ट मील ऑफ द डे होना चाहिए, ताकि जो आपका स्टमक में सॉलिड फूड है वो डाइजेस्ट होने को आ गया हो और वो पास हो गया हो टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि जितना भी कम रेजिड्यूअल फूड स्टमक में रहेगा तो उसको रिफ्लक्स होने में उतना ही कम चांस रहेगा। तो एटलीस्ट 2 आवर्स जो है बिफोर स्लीप आपको अपना लास्ट मील ऑफ द डे लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, GERD के ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली लोग ओवर द काउंटर जा कर के एंटासिड्स खरीदते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ सॉल्ट जैसे बहुत कॉमन हो गए मार्केट में, पेंटोप्राजोल, रिबेप्राजोल, ऐसे सॉल्ट्स का कंजप्शन करते हैं। कितने सेफ हैं ये ओवर द काउंटर एंटासिड्स? कितनी देर तक लेना चाहिए और किस मात्रा में लेना चाहिए? देखिए, कोई भी ड्रग जो है अगर किसी क्वांटिटी से ज़्यादा ले जाए इट कैन बिकम पॉइजन। एस्पेशली जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत ही कॉमन यूज़ है PPIs, जिनमें पेंटोपराजोल, ओमेप्राजोल, एस्मेप्राजोल, राबिप्राजोल जो है। जब लोग सुनते हैं, नए एक दूसरे से सुनते हैं कि मैं पहले पेंटोपराजोल खा रहा था लेकिन अब मैंने स्विच ओवर किया किसी और प्राजोल पे तो अब मुझे फ़र्क हो गया, तो दूसरा बंदा उसी टाइम पे जाके केमिस्ट से जो है वो लेके आता है, ट्राई करता है, उसको भी फ़र्क लगता है, तो वो उसी का जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं और ख़ुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। अब उसके दोस्त ने या उसके फैमिली मेम्बर में किसी ने शिकायत कर दी कि आज मुझे थोड़ा सा स्टमक में अपसेट है, तो दे स्टार्ट यूजिंग दीज मेडिकेशंस रैम्पेंटली, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। क्योंकि जो ये ओवर द काउंटर एंटासिड्स हैं या ओवर द काउंटर PPIs जो है, इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और यूजुअली जो है जब भी कोई कंडीशन जो है, मान लीजिए गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है, पहले तो देखना है कि उसका इटियोलॉजी क्या है। जी। तो उस इटियोलॉजी को जब तक आप ट्रीट नहीं करोगे तब तक आपका जो है PPIs बंद नहीं होंगे। जैसे मोस्ट कॉमनली जो अब आजकल के इसमें जो है H. pylori ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना है कि कहीं इनका जो ये गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक इरोजन्स या गैस्ट्रिक अल्सर्स है, कहीं H. pylori से तो नहीं है। तो आप जितना भी जो है PPIs एंटासिड्स ले लोगे, जब तक आप H. pylori को ट्रीट नहीं करोगे तब तक आपका जो है अगेन ये रिबाउंड आता रहेगा। और स्पेसिफिकली जो PPIs है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो आजकल के अब जो है यंग जनरेशन में भी हम देखने को मिल रहा है कि पेशेंट्स के जो है बोन्स इतने वीक हो गए हैं, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस है जो ओल्ड एज डिजीज़ है,
ओवर द एज ऑफ 70s बेसिकली अगर हम हमारे बुज़ुर्गों में देखेंगे, उनकी हड्डियां आजकल के जवानों से ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि उनने इन चीज़ों का जो है किया ही नहीं है यूज़। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है, उसकी वजह से हमारी बोन्स बहुत ही जो है वीक हो गई है। ऐसे ही जो है हम कितना, देखिए कुदरत ने हमारे अंदर जो चीज़ें रखी हैं वो बैलेंस्ड रखी है। अगर हम उस चीज़ को डिसबैलेंस करेंगे, हम रोज़ पे रोज़ पीपीआईज़ खा रहे हैं और हमारे स्टमक के अंदर एसिड का जो लेवल है वो सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो सब ख़त्म हो रहे हैं। तो उसकी वजह से और भी नई चीज़ें जो है पैदा हो रही हैं। जैसे हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो जो है चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही कॉमन जो है डिजीज़, जैसे जिसको हम इंटेस्टिनल ओवरग्रोथ सिंड्रोम्स बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा जो है जो हम खाते हैं इसके साथ पेंटोप्राजोल के साथ यूजुअली दूसरा जो कॉम्बिनेशन आता है वो डोमपेरिडोन, पेंटॉप डी, रेबलेट डी है। तो दैट इज़ आल्सो ए कॉज ऑफ वेरी ट्रीटेबल डिजीज़ लाइक डिप्रेशन जो है एक डिजीज़ है विच कैन बी कॉज ड्यू टू एक्सेस यूज़ ऑफ डोमपेरिडोन। और ऐसे ही एंटासिड्स लेते हैं हम, कि हमने डाइजीन ले लिया या कोई और हमने एंटासिड, हाँ, मैग्नीशियम बेस्ड जो हैं तो उनकी वजह से डायरिया हो जाता है, एल्युमिनियम बेस्ड लेंगे तो उनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कोई भी जो है ड्रग एक हद तक सेफ़ है, उसको आप जो है स्पेशली किसी हेल्थ सुपरविजन के अंडर ही लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अभी मेरा ध्यान आकर्षित किया, वो है एच पाइलोरी। ये प्रॉब्लम के बारे में भी बहुत सुनने को आ रहा है आजकल। ये प्रॉब्लम है क्या और इसके शुरुआती लक्षण क्या है और इसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, एच पाइलोरी जो है बेसिकली एक बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये एक नॉर्मल कमेंसल भी हो सकता है हमारे जीआई ट्रैक्ट में। अगर हम लिटरेचर की बात करेंगे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 80% ऑफ द पीपल विल हैव एच पाइलोरी। बट वो एच पाइलोरी जो है नॉर्मल है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, वो जानना इम्पॉर्टेंट है। आजकल के जो है मैंने देखा है कि लोगों में भी बिकॉज ऑफ इंटरनेट जो गूगल डॉक्टर्स हैं, तो वो जाके खुद ही टेस्टिंग करा लिया, किसी ने ब्लड टेस्ट करा लिया एच पाइलोरी का, किसी ने ब्रेथ टेस्ट करा लिया एच पाइलोरी का, तो वो नॉर्मली भी हमारे बॉडी में है तो उनके वो पॉजिटिव ही आने वाले। उसके बाद में वो खुद ही सेल्फ मेडिकेशन एच पाइलोरी का ले रहे हैं, जिसमें उसको ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो उनकी बॉडी में नॉर्मल है। सिर्फ 20% ऑफ जो पॉपुलेशन है जिसमें एच पाइलोरी की वजह से डिजीज़ हो सकते हैं। डिजीज़ में क्या स्पेक्ट्रम है? एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ड्यूडेनल अल्सर्स, और समटाइम्स टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी कैंसर है जिसको हम माल्टोमा बोलते हैं, वो एच पाइलोरी की वजह से हो सकता है। यही जो है डिजीज़ वो इंडिकेशंस है कि आपको उस टाइम पे एच पाइलोरी ट्रीटमेंट लेना है। हर किसी बंदे को एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, लास्ट और आई थिंक मोस्ट नोटोरियस ऑर्गन हमारा, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा, जो कि गट है। गट हेल्थ से जुड़ा एक बहुत ही कॉमन इशू जो हमारे युवाओं में बहुत कॉमन है, जिसका नाम है IBS और IDS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन होते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? देखिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है ये बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है। इसमें जो है पेशेंट कैन प्रेजेंट विद नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स, ऐसे गैस बन रही है, पेट दर्द हो रहा है जो कभी ठीक होता है, कभी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, या कभी कभी पेशेंट ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स करके आता है कि कभी मुझे जो है 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते कॉन्स्टिपेशन रहती है, फिर मैंने बाहर का थोड़ा सा खा लिया या थोड़ी बर्फबारी हो गई तो उसके बाद में मुझे लूज़ मोशन आना शुरू हो गए। और कभी कभी जो है पेशेंट जो है सिर्फ पेन एब्डोमेन की कंप्लेंट लेके हमारे पास आता है। तो बेसिकली जो अब ये IBS है, ये एक डिजीज़ ऑफ एक्सक्लूजन है। फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट कि इस जो है सिम्टम्स में कोई ऐसा डिजीज़ तो नहीं है जो हमसे मिस हो जाए। तो इसलिए IBS को जो है हमें फुल्ली डायग्नोज तब होगा जब हम बाकी सारे डायग्नोस जो है एक्सक्लूड करेंगे। तो वो खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन करके आप जो है अपने डायग्नोसिस को
जो है डिफर कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन. यू शुड सीक मेडिकल एडवाइस, प्रॉपर मेडिकल एडवाइस एट प्रॉपर टाइम, सो दैट अगर कोई एक्सपर्ट आपको जो है लेबल कर रहा है कि IBS है, तब जाके आप जो है वो ट्रीटमेंट, चाहे वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो, मेडिकल मैनेजमेंट हो या थेरेपीज़ हो, तो उससे जो है आपका IBS जो है अनफॉर्चुनेटली ये टेम्पररी क्योर है इसका, जी कि जब तक आप जो है चेंजेस अपने फूड हैबिट्स में लाते हैं, लाइफस्टाइल में लाते हैं, या जब तक आप मेडिसिन लेते हैं, तब तक जो है आपके सिम्टम्स जो है सप्रेस हो जाते हैं. और जब वो फैक्टर्स वापस से आपकी लाइफ में आते हैं, तो वो सिम्टम्स अगेन दे रिकर बैक. जी डॉक्टर साहब. बट अगर हम अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही जो है सादा रखें और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करें, तो मोस्ट ऑफ द जो है पेशेंट्स गेट क्योर्ड एंड दे नेवर हैव दीज सिम्टम्स अगेन इन लाइफ. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, IBS और IDS से ही जुड़ी ऑनलाइन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है जिसका नाम है प्री प्रोबायोटिक सप्लीमेंट इंडस्ट्री. इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा. जो इतना कंजप्शन हो रहा है प्री प्रोबायोटिक का, बिना जाने कि इनका क्या रोल है हमारी बॉडी में, कितना सेफ है, क्या रोल रहता है प्री और प्रोबायोटिक्स का, और कब हमें लेना चाहिए? देखिए, जो प्री और प्रोबायोटिक्स हैं, ये बेसिकली अगर हम इनको देखेंगे तो प्रोबायोटिक्स जो है वो कल्चर्ड फूड आइटम्स है जिसके अंदर बैक्टीरिया डाले जाते हैं. हमारे इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए नेचर ने ही कुछ बैक्टीरिया अंदर रखे हैं और उनको एक बैलेंस में रखा है. जब ये डिसबैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं उनको वापस से ठीक करने के लिए जो है फिर प्रेस्क्राइब आ जाते हैं प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स. प्रीबायोटिक्स बेसिकली वो फूड सबस्ट्रेट्स हैं जो वो बैक्टीरिया खाते हैं, जो गुड बैक्टीरिया, चाहे आप इन द फॉर्म ऑफ प्रोबायोटिक्स ले लें या जो ऑलरेडी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बैक्टीरिया हैं, उनका जो उनकी जो ग़िज़ा है, जब हम उनको देंगे तो वो बढ़ेंगे तो और वापस एक नॉर्मल होम्योस्टेटिक लेवल पे आ जाएंगे. तो आजकल बहुत ही कॉमनली यूज़ है, बट आई वुड अगेन से कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो यू शुड एटलीस्ट सीक मेडिकल एडवाइस कि, क्योंकि अब इसमें जो है बहुत सारे प्रोबायोटिक्स आए हैं जी. और बहुत सारे प्रोबायोटिक्स का जो है डिफरेंट डिजीज़ पे जो है असर होता है. तो हर कोई प्रोबायोटिक आप जो है हर किसी डिजीज़ के लिए नहीं ले सकते हैं. और प्रोबायोटिक ज़रूरी नहीं है कि आप दवाई ले लें. प्रोबायोटिक फूड्स हैं, जैसे कॉमनली हमारे जो है दही होती है, योगर्ट होता है, कुछ चीज़ होते हैं, तो जो नॉर्मल प्रोबायोटिक जो है नेचुरली ग्रोन है, तो उनका आप यूज़ कर सकते हो. आपको जो है ओवर द काउंटर प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहूँगा इससे जुड़े मेंटल हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी गट हेल्थ पे, और क्या इम्पैक्ट डालती है हमारा स्टेट ऑफ माइंड जो है हमारी गट हेल्थ पे? देखिए, कनेक्शन तो बहुत ही है. हम अपने जो है बुक्स में, लिटरेचर में पढ़ते हैं ब्रेन गट एक्सिस. बेसिकली एवरीथिंग इज़ जो है कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, और इसी तरह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन, आवर माइंड. सो इफ़ वी हैव ए कूल माइंड, स्ट्रेस लेवल बहुत कम है, तो बहुत ही सी जो गट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो विदाउट मेडिसिन्स आपके ठीक हो जाते हैं. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और कैसे आप अपना GI जो हेल्थ है उसको अच्छा रखते हैं? हमारा तो यही रहता है कि प्रेयर्स कर लें, ठीक है, ऊपर वाले से अपना जो है लव लगा लें. और सेकंड थिंग है कि अपने रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करके, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके, और जो हमारे पेशेंट्स जब ठीक हो जाते हैं तो वो एक सेटिस्फेक्शन होती है, तो वो हमारा एक रिलैक्सिंग पीरियड रहता है. तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है कि यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने की कोशिश करते हैं. जी डॉक्टर साहब, हमारे यंग एस्पिरेंट्स जो अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल केयर इंडस्ट्री में अपना करियर परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए क्या एवेन्यूज़ हैं, उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए?
देखिए जो भी यंगस्टर्स अब आ रहे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट यंगस्टर्स हैं। हम इंटरेक्ट करते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ जो है बहुत ही रैम्पेंट है अभी तक हमारे देश में। मे बी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, स्ट्रेस रिलेटेड चेंजेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उसकी वजह से जितने भी जीआई जो केसेस हैं वो बढ़ ही रहे हैं। और स्पेशली जीआई मैलिग्नेंसीज, मैं हर महीने कोशिश करता हूँ कि अवेयरनेस की जाए पब्लिक सेक्टर में कि कौन कौन सी जीआई रिलेटेड मैलिग्नेंसीज है, कि कब हमें जो है मेडिकल अटेंशन सीख करनी चाहिए। तो ये जितने भी यंगस्टर्स हैं ये बहुत ही जो है एनर्जेटिक हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि इस देश में अभी जीआई रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आप लोग जितना भी अपना टैलेंट का यूज़ कर सकते हैं, अपनी मेडिकल स्टडीज़ का यूज़ कर सकते हैं इस देश को बेहतर बनाने में। जी डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल मेरे दर्शकों की तरफ से है, उनकी जीआई हेल्थ कैसी अच्छी रहे, इसके लिए कुछ टिप्स। कि जीआई हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे जो है नेचर का, हमारे स्वास्थ्य का। 70% जो हमारी बॉडी है वो वाटर की बनी होती है, तो हमें जितना हो सके एटलीस्ट 2 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक जो है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक वो एटलीस्ट जो है लेना चाहिए। उसके बाद में हमें टाइमली अपने मील्स को जो है लेना चाहिए। कुछ भी टाइम लेके आप अपना मील फिनिश ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो डिले हमारी टाइमिंग होते हैं मील्स में, उससे हमारे जीआई हेल्थ में बड़ा ही प्रॉब्लम्स हो जाती है। और थर्ड है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब भी आपके पास टाइम मिले मेडिटेशन कीजिए, चाहे जो है योगा की फॉर्म में है, चाहे आपके अपने रिलीजियस जो है प्रेयर्स के फॉर्म में है। तो जितना आप हो सके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश कीजिए, और जहाँ तक हो सके सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। जी डॉक्टर साहब, तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट टुवर्ड्स हेल्थ, स्पॉन्सर्ड बाय श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड निम्बार्क ऑर्गेनिक्स। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सोहेल के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मैं आशा करूँगा कि आज के बाद ओवर द काउंटर जाके आप जब भी एंटासिड खरीदेंगे, पीपीआई खरीदेंगे, तो डॉक्टर साहब का जो मैसेज है आप तक उसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे और इसका एक्सेसिव यूज़ इसको अवॉइड करेंगे। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टेक वन टेलीविजन एंड डिजिटल नेटवर्क।